हेलो गाइस, खबर मिली तुम्हें? हमारे मिठाई लाल कल क्लब में ऐसा नाचे लाइक नो वन इज वॉचिंग हिम, बट इन रियलिटी ही अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ आई बॉल्स। किसी ने ना इनकी रील भी पोस्ट कर दी तो वायरल भी हो गई। मिठाई लाल का अकाउंटेंट सुंदर अगली सुबह बैठ करके दुकान में हिसाब किताब में लगा था। मिठाई लाल को देखा तो बोला, क्या सर, खूब पार्टी किए कल रात में आप हैं? हाँ यार, टाइम का पता ही नहीं लगता। देखो, अपनी मिठाई को दुकान के खोले हुए 1 साल पूरा हो गया। ही सेलिब्रेट करने गया था कल, और आज सुबह सुबह तुम्हारी भाभी ने जब चाय दी ना तो दिमाग में सवाल कौन थे कि 1 साल के बाद मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस, और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सुंदर ने कहा, सर, फॉर दैट आई नीड टू इंट्रोड्यूस यू टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मिठाई ने कहा, वाह, दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, टेल मी मोर अबाउट इट। सो हेलो दोस्त, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग कवर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ये एक ही आदमी पूरा बिजनेस मैनेज करता है, राइट? सो हम लोग इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कशन विल डू इट इन फ्यू पार्ट्स, ताकि एब्जॉर्प्शन हम ज्यादा कर पाए। थोड़े ब्रेक लेकर के हम इसको 4 या 5 पार्ट देखते हैं, उसमें डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में लेट अस डिस्कस एंड अंडरस्टैंड विद सुंदर। मैं, मिठाई लाल, सब लोग बैठ करके समझेंगे कि बेसिक्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, है ना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपेक्स क्या होता है। विल लर्न ऑल दिस, देन विल मूव स्लोली एंड ग्रेजुअली टू द एडवांस और नेक्स्ट टॉपिक्स कंटेनिंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑलराइट, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई मिठाई लाल ने बोला, यार ये बताओ, ये होता क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बता रहे हो, हमने सिंपल सवाल पूछा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यार ये तो हम जोड़ के बता देते हैं, समोसा तक बेचा, इतनी कॉस्ट थी, ये है क्या? सुंदर ने बोला कि सर, दिस इज ए समरी रिपोर्ट शोइंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। क्या हमने कैसा परफॉर्म किया और कैसी हमारी पोजीशन है, डिटेल में थोड़ा और समझेंगे, ब्रीफ में भी कवर कर रहे हैं। देन व्हाट ऑल डज इट इंक्लूड? तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, यानी इनकम स्टेटमेंट के 2 पार्ट हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगली चीज होती है हमारी बैलेंस शीट। तो बेसिकली 3 पार्ट हो गए इसके, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। एकदम डिटेल में सुकून से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? क्यों बनाते हैं जी? इसलिए बनाते हैं ताकि हमको पता लगे कि हमने प्रॉफिट किया या लॉस और कितना, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन यानी असेट्स कितनी और लायबिलिटी कितनी, ये पता कर सके, ठीक है? तो बेसिकली 3 पार्ट है यहां पर। एक ट्रेडिंग अकाउंट है, दिस विल ट्राई एंड कवर इन पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। पार्ट 3 में हम कवर कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पार्ट 4 में हम कवर कर लेंगे बैलेंस शीट, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट हमको मोटे मोटे तौर पर ग्रॉस लेवल पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये हमको पता लग जाता है इसका। विल टॉक इन डिटेल अबाउट इट। देन उस जो ग्रॉस प्रॉफिट हमको हुआ उसमें से हम कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम से ऐड करते हैं, देन हमको शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता लगता है। और फिर हम एक बैलेंस शीट भी बनाएंगे जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या स्टैंडिंग क्या है, ठीक है? ऑलराइट, सबसे पहले एक हम देख लेते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, नीड, इंपॉर्टेंस, ये सब क्या है, ठीक है? थियरी समझनी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज थियरी जब हमको पक्की हो जाती है तो हमको बहुत सारे वाइज के आंसर मिल जाते हैं, है ना? जब हमको वाइज के आंसर मिल जाते हैं, व्हाई वी नीड टू डू दिस, देन व्हाट एंड हाउ फिगर आउट हो जाता है। व्हाई जानना बहुत जरूरी है, और व्हाई लाइज इन थियरी, ठीक है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, टू नो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कि साल भर समोसे बेचे, जलेबी बेचे, मिठाइयां बेची, शाहरुख भी आ गए, ऋतिक को भी सामान खरीद लिया, अमिताभ, सलमान, सबसे बात हो गई, बट भाई एंड ऑफ द ईयर, सॉरी मैं फिगरेटिवली यूज कर रहा था, एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में मिठाई लाल ने पार्टी भी कर ली। भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये तो पता करना है ना? सो दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, नंबर 1, राइट? सेकंड, हम पता करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन। कि साल के शुरू में मिठाई लाल ने एक्स अमाउंट, 1 लाख रुपए लगा करके अपनी मिठाई की दुकान खोली थी। अब 1 साल कंप्लीट हो गया, अभी उनकी पोजीशन क्या है? वो 1 लाख रुपए से कितनी चीजें उन्होंने असेट्स बनाई, अभी कितने पैसे उनको देने हैं, लेनदारी कितनी है, देनदारी कितनी है, व्हाट ऑल वी ओन मतलब असेट्स, एंड व्हाट ऑल डू वी ओ यानी लायबिलिटीज, ये पता करने की हमको जरूरत है
जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगेगा। अगला है एड इन डिसीजन मेकिंग एंड कंपैरिजन। डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प होती है? जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन कैसी है, अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए हमको बेस चाहिए होता है। हमारा एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है वो हमको पता लगेगा, तभी हम कुछ उसमें अगला निर्णय या डिसीजन ले पाएंगे। तो जब तक हमको पता ही नहीं लगेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मान लेते हैं कि हमें लॉस हो रहा है और हमको उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो अनलेस वी नो दैट वी आर इनकरिंग लॉस, हम प्रॉफिट की तरफ सोचेंगे ही नहीं। ठीक है। दूसरा है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है? इंटर फर्म और इंट्रा फर्म होता है। ये अंग्रेजी छोड़ते हैं, सिंपल समझते हैं। मतलब विद इन द फर्म मिठाईलाल, मिसेस मिठाईलाल ने इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब इसको ये कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, उसके पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, क्या ये प्रॉफिट बढ़ रहा है या प्रॉफिट घट रहा है, और इससे हम अलग अलग डिसीजंस ले सकते हैं, अपनी पॉलिसीज में चेंज कर सकते हैं कि भाई समोसे पे ज्यादा प्रॉफिट होता है, ज्यादा बेचो, जलेबी के दाम बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। इस टाइप के डिसीजन है ना। दूसरा क्या है? आप दूसरी फर्म से भी अपना कंपैरिजन कर सकते हो। बगल में या मोहल्ले में एक दूसरी दुकान भी हो सकती है मिठाई की, उसके भी फाइनेंशियल्स अगर आपको मिल जाएं तो आप पता लगा सकते हो वो कौन से एरियाज हैं जहां पर आप बेटर फाइनेंशियली परफॉर्म कर रहे हो, कौन से एरियाज हैं जहां पर दूसरी दुकान बेटर फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है। उससे आप कंपेयर करके अपने यू कैन मेंड योर वेज टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट एंड योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ठीक है। तो विद इन आप अपने आप से ही पुराने सालों से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। 10th में मेरे मार्क्स इतने आए थे, 12th में कितने आएंगे। ठीक है। मेरे मार्क्स इतने आए थे, मेरे दोस्त के कितने आए थे। ये 2 टाइप के कंपैरिजन हो सकते हैं। ठीक है। अगला है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? ये हमने चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में पढ़ा था। हु ऑल आर स्टेक होल्डर्स फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, राइट। ब्रीफली कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहला, ओनर्स देमसेल्फ। यहां पर मिठाईलाल, मिसेस मिठाईलाल में अभी उन्होंने पूछा भाई पार्टी वार्टी करके आया, अगले दिन चाय धुआं निकला, उसमें उनको क्वेश्चन दिख गया भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये परफॉर्मेंस समझना चाहते हैं। ओनर विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू नो एज टू हाउ द बिजनेस हैज परफॉर्म ओवर सर्टेन पीरियड। ठीक है। एक निश्चित समय में, निर्धारित समय में एक बिजनेस से, एक व्यवसाय से हमको कितना लाभ हुआ और हमारी क्या वित्तीय स्थिति है, इसका अनुमान, इसका पता लगाने के लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है बैंक्स। याद है मिसेस मिठाईलाल की बैंक में भी अकाउंट है। अब बैंक ना आपको लोन भी देता है, आपने बिल्डिंग खरीदनी है, आपको बिजनेस के लिए फर्दर लोन चाहिए, बट वो लोन कैसे दे पाएगा? वो लोन आपको तब दे पाएगा जब उसको पता हो कि आप कितना प्रॉफिट कर पाओगे, आपका बिजनेस ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, धीमे 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 आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो बैंक को लगेगा तो अच्छा कर रहा है, वी कैन एक्सटेंड द लोन। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोग कभी डीप डाइव करेंगे। बट देन बैंक्स आर इंटरेस्टेड टू नो योर क्रेडिट वर्दीनेस, यानी आपको कितना उधार दिया जा सकता है, हाउ मच क्रेडिट यू आर वर्दी फॉर, कितने उधार के लिए आप वर्दी हो, ये पता लगाने के लिए। वो कैसे पता लगेगा? वो आकर के रोज समोसे तो नहीं गिनेगा, अच्छा कल 10 बेचे थे, आज 15 बढ़ रहा है ना। वो क्या करेंगे? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे और उससे पता लगा लेंगे कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है। तीसरे हैं इन्वेस्टर्स। अब भाई मिठाईलाल की दुकान में हो सकता है कि उन्होंने किसी दोस्त से पैसा लिया हो सकता है उन्होंने अपनी वाइफ से कुछ पैसा उधार लिया हो बिजनेस करने के लिए। तो ये लोग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है मिसेस मिठाईलाल में। वो भी इंटरेस्टेड होंगे कि भाई इनके समोसे जलेबी ठीक से बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि जब बिकेंगे तभी प्रॉफिट होगा, तभी उनको कुछ फायदा होगा। अगर इनका बिजनेस लॉस में चला जाएगा तो उनका इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। ठीक है। तो इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नेक्स्ट जो स्टेक होल्डर है वो होती है गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, म्युनिसिपल गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं भाई? ये इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि एक तो टैक्सेस पे करने होते हैं। तो मिसेस मिठाईलाल ने कितना मुनाफा कमाया उस पे एक निर्धारित दर से, एक प्री डिटरमिन रेट से इनको इनकम टैक्स देना हो सकता है। हमने जीएसटी में भी पढ़ा था, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जीएसटी भी देना होता है। तो जब तक हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वी कैन नॉट डिटरमिन व्हाट इज द लायबिलिटी फॉर टैक्सेस। ठीक है। प्लस गवर्नमेंट इस चीज में भी इंटरेस्टेड होती है कि सारे रूल्स वगैरह ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने कराया कि नहीं कराया है, आपने फसाई का सर्टिफिकेशन लिया है कि नहीं लिया है। इस टाइप के बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो बिजनेस को करने पड़ते हैं, और वो कैसे गवर्नमेंट पता करेगी? जब उसके पास सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगी। तो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
फिर एम्प्लॉइज, अब भाई सुंदर भी तो जानना चाहेगा कि ये जो इतना बेच रहे हैं, इतना सब माल बना बना के शाहरुख सलमान सब ये नक्शेबाजी तो सारी कर ली, बट गल्ले में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉन्ग रन में एक लंबे समय तक सुंदर को सैलरी मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना? तो जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि जो जिस बिजनेस में हम एम्प्लॉयड हैं, जहां पे भी हम कार्यरत हैं, जहां पे भी हम काम कर रहे हैं, क्या वो मुनाफा कमा रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है? अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर है हाँ, यस, देन दे कैन बी अश्योर्ड, रात में अच्छी नींद आ सकती है कि भाई सैलरी महीने दर महीने आती रहे। ठीक है, सो दीज आर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब एक छोटा सा रिकैप, छोटा सा जल्दी से कर लेंगे, जहां से हमने पढ़ाई शुरू की थी अपने अकाउंटिंग की एक प्रोसेस। आप लोग सब चैंपियन हो, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं ये, बट बी विद अस। ओके, पहला हमने देखा कि देयर आर इवेंट्स एंड देयर आर ट्रांजैक्शंस। कोई भी बिजनेस लेन देन करता है, कुछ इवेंट्स होती हैं, ये होती हैं। हम बिजनेस करते हैं इसलिए, हम बिजनेस बैठ के सोने के लिए नहीं करते, पंखा देखने के लिए नहीं करते कि चल रहा है घूम रहा है, नहीं, हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, इवेंट्स होती हैं। अब जिन ट्रांजैक्शन इवेंट्स को हमने देखा था, हम रिकॉर्ड करते हैं। कहां करते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल हो सकता है, यू नो, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न में सारी चीजें थी, ये जर्नल में। तो जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है उसको हम पहले रिकॉर्ड करते हैं इन जनरल, मान लेते हैं। अब जो भी हमने रिकॉर्ड किए, हमने अकाउंट्स भी सीखे थे, मतलब हमने सीखा अपना, जब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में देखा था, उसके बाद हमने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट देखा था, अकाउंटिंग इक्वेशन देखी थी, जनरल एंट्री में धीमे धीमे अकाउंट पहचाने थे, कैश अकाउंट, डेबिट, है ना, फिर कैपिटल आ गया था, फिर कभी फर्नीचर आ गया था, तो हमने बहुत सारे अकाउंट्स देखे थे। तो ये जितने भी हम जनरल में या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, है ना, जनरल क्या होगा, एक मिठाई का थाल, याद है, जलेबी, बर्फी, इमरती, ये सारी चीजें उसमें पड़ी हुई हैं। फिर हमने क्या किया था, जलेबी 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 एक तरफ कर दी, है ना, समोसे समोसे एक तरफ, बर्फी बर्फी एक तरफ, उसको क्या बोला था हमने, लेजर। फिर हमने इसको उठा करके किया था पोस्ट इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, जनरल में रिकॉर्ड किया, उसके बाद पोस्ट किया अलग अलग, जलेबी जलेबी जलेबी, समोसा समोसा समोसा, राइट। ये पोस्टिंग जब हमने कर ली तो हमने इस बात का एहसास किया, जनरल एंट्री वाले में भी हमने देखा था कि जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, दे फॉल इनटू 5 कैटेगरीज। कौन कौन से? पहला कौन सा? असेट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा कौन सा होता है बताओ जी? एक्सपेंस, और पांचवा इनकम या रेवेन्यू। ये 5 ही पार्ट होते हैं। कोई भी अकाउंट अगर होगा तो इन्हीं हेड्स में फॉल करेगा, जितने भी हैं। ठीक है, ये हमने पहचाने थे। फिर हमने क्या किया था, ये जितने भी अकाउंट्स हैं तो ये हमने देख लिया, कोई एक हो सकता है ये रेवेन्यू हो, कोई सकता है एक्सपेंस हो, कोई सकता है कैपिटल हो। और फिर हमने इन सबकी बैलेंसिंग करी थी लेजर में कि कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है, ऋतिक का बैलेंस कितना है, शाहरुख का बैलेंस कितना है, परचेजेस का बैलेंस कितना है, ये हमने सारे बैलेंसिंग करी थी, किसी का डेबिट किसी का क्रेडिट। फिर इन बैलेंसेस का हमने एक समरी बनाया था, याद है? समरी को क्या बोलते थे? ट्रायल बैलेंस, है ना। इन बैलेंसेस को हमने पोस्ट किया था, जैसे इसका क्रेडिट बैलेंस है तो हमने इधर डाल दिया, इस तरह से। अब जितनी भी लायबिलिटी अकाउंट हमारे होते थे, हमको पता है उनका बैलेंस होता था क्रेडिट। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम हल्का सा टच अपॉन कर रहे हैं, विल गो डीप डाइव। कैपिटल अकाउंट भी हमारे क्रेडिट होते थे, जितने भी कैपिटल अकाउंट होते थे। असेट अकाउंट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एसी जो कुछ है सब हमारा डेबिट बैलेंस होते थे। ठीक है, सब क्या आ जाते थे, कैश, ये वो। फिर हमारे एक्सपेंस होते थे, वो भी डेबिट होते थे। और रेवेन्यू अकाउंट जितने होते थे, ये इनकम रिसीव्ड, सेल्स हुआ, कमीशन मिला, रेंट मिला, कुछ भी मिला, वो सब टाइप की चीजें हमारे क्रेडिट बैलेंस होते थे। ठीक है, सारे अकाउंट्स को हम ट्रायल बैलेंस में डाल लेते। अब यहां तक हम पूरा सीख चुके हैं, हम मास्टर कर चुके हैं इसको। नहीं सीख चुके हैं, कहीं कहीं पे अगर कमी लग रही है तो एक ही उपाय है उसका, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी फंस रहे हो, किसी भी चैप्टर में, पुट इन अ कमेंट, कनेक्ट टू मी one-on-one, आई विल रिप्लाई एंड क्लेरिफाई दैट। ठीक है, आई कैन अश्योर यू दैट, बट प्रैक्टिस वो हमको खुद करनी पड़ेगी, मिठाईलाल को खुद करनी पड़ेगी अगर उनको सीखना है तो। उसका कोई दूसरा है ही नहीं। Nobody is born genius. You have to acquire things by working hard. ठीक है, ओके, हार्डली वर्क नहीं करना है, वर्क हार्ड करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे अकाउंट्स हमारे ट्रायल बैलेंस में आ गए थे, यहां तक हमने सीख लिया था। अब ट्रायल बैलेंस में जो हमारे इनकम है, या रेवेन्यू जिनको हम बोलते हैं, और जो हमारे एक्सपेंस है, इन दोनों को हम लेके जाते हैं एक अकाउंट में जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। When I say profit and loss account means income account, जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग दोनों की बात कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, अगर वो
डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो हमारे ट्रेडिंग में चले जाएंगे, इनडायरेक्ट हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। ऐसे ही जितनी हमारी इनकम्स हैं, अगर वो डायरेक्ट इनकम है तो हमारी ट्रेडिंग में चली जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम है तो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। तो इनकम एक्सपेंस हमने सल्टा दिए, ठीक है। अब बचे क्या? 3 आइटम, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। ये तीनों चीजें हमारी जाती हैं इन ए स्टेटमेंट कॉल्ड बैलेंस शीट। लायबिलिटीज और कैपिटल्स हमारी जो हैं वो आ जाती हैं लायबिलिटी साइड में ऑफ ए बैलेंस शीट, एंड जितनी असेट्स होती हैं कोई भी नाम से हो वो सारी हमारी चली जाती हैं असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस तक हम सीख चुके हैं। अब हमको मोटे मोटे तौर पे जो क्वेश्चन आता है बड़ा इसमें वो होता है ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और हमको उससे ये चीजें बनानी होंगी। हमको बस आइडेंटिफाई करना है कि जो भी ट्रायल बैलेंस में अकाउंट है वो कैपिटल है, लायबिलिटी है, एसेट है, इनकम है या एक्सपेंस है। अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में डालेंगे। इतना ही कार्य है, ठीक है। ये हमको समझना है और हम डिटेल में कॉन्सेप्ट की तरह से इसको समझेंगे ताकि गड़बड़ ना होने पाए। ये रिकैप हो गया बेसिकली। अब हम आ जाते हैं कि जितनी भी हमारी पैसे आ रहे हैं, भाई बिजनेस है तो उसमें क्या हो रहा होगा, या तो पैसा आ रहा होगा या जा रहा होगा, दो ही चीजें होंगी मोटा मोटा। तो जो पैसा जा रहा है उसको हम अकाउंटिंग के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हम पहले कवर कर चुके हैं शुरू के चैप्टर्स में, थियरी बेस में। थियरी बेस में फिर बोलूंगा स्ट्रांग रखो, क्योंकि थियरी बेस स्ट्रांग होता है तो हमको सारे वाइज का पता होता है कि ये अगर मैं कर रहा हूं तो ये मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मुझे क्यों पता है ना तो मैं कैसे पता कर लूंगा, वो पता लग जाएगा, डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये ऊपर के पार्ट में मैंने एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, ये मेरे 3 तरीके के हो सकते हैं मोटे। एक जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू और एक डिफर्ड रेवेन्यू। कल कैसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि फ्रेश हो जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, दीर्घकालीन के लिए होता है, जिसके फायदे हमको लंबे समय तक मिलते हैं। तो कोई पैसा अगर हमने खर्च किया जिसका फायदा हमें एक लंबे समय तक मिलना है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, रोजमर्रा की चीजें। ये हम डिटेल में और देखेंगे। रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, तुरंत वाले जो खर्चे हैं, रॉ मटेरियल हमने परचेज कर लिया, रेंट पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पे कर दी, ये सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक टर्म और है जिनके बीच की है जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी हमने पढ़ी है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मिठाई लाल की जो दुकान है, मिसेस मिठाई लाल जलेबी समोसे, जलेबी और समोसे बेचते रहते हैं। अब क्या हुआ, इनको लगा यार ये अमिताभ भी खरीदते हैं हमसे, शाहरुख भी खरीदते हैं, सलमान भी खरीदते हैं, तो अगर ये एक दिन आके बोल दें और हम एक फोटो इनकी खींच करके एक पर्चा छाप दें और अखबार के साथ दे बांट पैम्पलेट, तो लोगों को लगेगा मिठाई लाल की दुकान तो इतनी फेमस है, अमिताभ को भी इनका समोसा पसंद है। अमिताभ के पास गए भाई, उन्होंने समोसा खाया, सर अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल अच्छा लगा सर, एक फोटो खींच ले, हम पैम्पलेट में डालना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता, इसके लिए आई चार्ज यू, दिस इज एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो आई चार्ज यू 10 लाख रुपए। मिठाई लाल का 10 लाख रुपए, कहा 10 लाख रुपए ले लो और तुम मेरी इमेज को अगले 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब 10 साल तक मैं एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूं आपके नाम से? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो आप क्या, जो 10 लाख रुपए दिए ये चले तो अभी गए, बट देन इसका बेनिफिट हर साल हमको अगले आने वाले 10 साल तक मिलता रहेगा, ठीक है। यानी 10 लाख रुपए ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मींस 1 लाख रुपीस अ ईयर। इस टाइप के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं इनको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज ये है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट चूंकि ये चंकी हैं, बड़े एक्सपेंडिचर हैं और इनका फायदा भी हमें आने वाले कुछ और सालों तक मिलेगा, इसलिए इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो 10 लाख रुपए पूरा एक्सपेंडिचर हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाएंगे, हम इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके कैपिटलाइज कर देंगे और हर साल 1-1 लाख रुपए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते रहेंगे, ठीक है। ये होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमने पहला पार्ट ये कवर कर लिया ऊपर, किस किस टाइप के एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। अब आ जाते हैं इनकम, जो पैसा आ रहा है वो किन प्रकारों से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, किन पार्ट्स में बांट सकते हैं, कैसे हम उसको देख सकते हैं। पहला होता है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब वो पैसा जो लॉन्ग टर्म का पैसा आया हो, जो रोजमर्रा का पैसा नहीं है। लॉन्ग टर्म का पैसा बेसिकली 2 तरीके से आता है बिजनेस में। बिजनेस मैं हूं, मैं मिसेस मिठाई लाल हूं, तो या तो मिठाई लाल मुझे पैसे देंगे, जो ओनर है वो अगर पैसे देंगे तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं, या मैं यानी बिजनेस मिसेस मिठाई लाल किसी बैंक से लोन लूंगा, किसी दोस्त से लोन लूंगा या किसी से भी लोन ले सकता हूं। तो या तो मैं लोन ले रहा हूं, उधारी ले रहा हूं, या पूंजी आ रही है। तो ये जो पैसे हैं ये मेरे लॉन्ग टर्म के लिए आए हुए हैं, ये मतलब ऐसा नहीं कि अभी आया और मैंने खर्च कर दिया, ठीक है। तो ये कैपिटल रिसीट है, इनको हम थोड़ा डिटेल में भी आगे देखेंगे। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, जो शॉर्ट टर्म वाली होती है कि मैंने माल बेचा, ठीक है, या मैंने थोड़ा सा, मेरा दुकान में जगह खाली थी मैंने किराए पे दे दी, मैंने कुछ एफडी करी थी उस पर कुछ पैसे आ गए। इस टाइप की जो रिकरिंग बार बार वाली चीजें होती हैं इनको हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं।
ठीक है, अब हम समझते हैं की डिफरेंसेस बिटवीन कैपेक्स एंड रेवेक्स। अभी कैपेक्स और रेवेक्स क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो जैसे मैं बताया था ना आपको कि कई बार महफिलों में जाते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, यूज कर लेते हैं लोग, ओ इसको तो आता है, ये वैसे, ठीक है। ये जो MBA ग्रेड्स होते हैं या जो कंसल्टिंग में लोग होते हैं या जो कंपनीज में काम करते हैं, कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, वो ये टर्म्स यूज करते हैं जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेक्स मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी डिफरेंस हम बार बार क्यों समझते हैं यार? हर बार जब देखो तो हम टेबल बना लेते हैं कि ये और क्यों डिफरेंस समझे? तो डिफरेंस समझने का थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट लेकर के इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक किताब है, एक ऑथर है एडवर्ड डी बोनो, ठीक, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। एक उनका 6th थिंकिंग हैट करके काफी फेमस किताब है जो काफी अच्छा है। उसमें मैं डीप में नहीं जाना चाहता। एक कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया है जिसमें वो बोलते हैं कि कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक क्यूब है आपके पास में, क्यूब, ठीक है, तो क्यूब टाइप की कोई चीजें, बॉक्स मान लेते हैं, बॉक्स है, तो बॉक्स के बेसिकली 6 एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो वो बॉक्स लेके मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं ये लाल है, आप कर नहीं पीला है, बिकॉज फ्रॉम दिस साइड इट इज पेंटेड येलो, फ्रॉम दिस साइड इट इज पेंटेड रेड। इधर कुछ अलग हो सकता है, इधर कुछ अलग हो सकता है, इधर का कुछ अलग हो सकता है, इधर का भी कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस बॉक्स को मुझे पूरी तरह से समझना है कि ये कैसा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मुझे हर एस्पेक्ट से घुमा घुमा के इसको देखना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे सिर्फ एक तरफ लाल ही दिखेगा, आपको हो सकता है पीला दिखे, मैं नीचे का नीला हो सकता है, इधर रेड हो, पता नहीं, आई डू नॉट नो, ठीक है। फॉर दैट आई नीड टू ट्विस्ट इट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एंड प्रॉब्ली अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। तो ये जब हम डिफरेंसेस की तरह बात करते हैं ना, तो ये डिफरेंट पहलू हैं, वो जो 6 पहलू हैं, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। When we understand it from all perspectives, all angles, then we get complete picture of concept. और concept समझना क्यों जरूरी है? Because ये why क्लियर करवाता है हमारा, क्यों, ठीक है, जिससे हमें what पता लग जाता है। ओके, ठीक है। To cut long story short, we'll now jump to the concept itself. तो कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है? तो प्राइमरी पर्पस दोनों का क्या है? तो कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्राइमरी पर्पस है असेट्स को या तो परचेज करना यानी एक्वायर करना, या कोई एसेट हमारे पास ऑलरेडी है उसकी कैपेसिटी इनहैंस करना। कि मेरे पास एक कढ़ाई है, या कढ़ाई छोड़ देते हैं, कोई एक मशीन है जो बिस्किट्स बनाती है, मान लेते हैं वो मशीन 1 घंटे में 100 बिस्किट्स बनाती है, उसमें मैं कुछ इनहैंसमेंट कर दूं, कुछ एडिशनल अटैचमेंट्स लगा दूं, जिससे वो 150 बिस्किट बनाने लगे। मशीन सेम है बट उसकी कैपेसिटी इनहैंस हो, तो ये जो खर्चा हुआ कैपेक्स हो गया। कोई नई मशीन ही मैंने खरीद ली, वो भी मेरे कैपेक्स हो गई, है ना। तो अगर मैं कुछ अपग्रेड कर रहा हूं, उसकी कैपेसिटी इनहैंस कर रहा हूं, या नई मशीन एक्वायर कर रहा हूं, तो ये मेरी कैपेक्स होती है। इससे फायदा क्या होता है? मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, मेरे बिजनेस की रेवेन्यू अर्न करने की, लाभ अर्न करने की, इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ती है। अगर ये खर्चा इस चीज में रिजल्ट कर रहा है, देन इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स। अगर ये खर्चा डे टू डे ऑपरेशंस में जा रहा है, ठीक है, मशीन्स वगैरह सब लगी हुई हैं, अब वो मेरी बिस्किट बनाने की मशीन लगी हुई है और बिस्किट बनाने के लिए मुझे मैदा, चीनी, ये सारी चीजें चाहिए, तो मैदा, चीनी मेरी कैपेसिटी इनहैंस नहीं कर रही है, वो बिस्किट बना रही है जो मैं बेचूंगा। तो जो भी चीज डे टू डे वाली होती है, जो मैं माल बनाने के लिए, सेल करने के लिए जो माल बनाता हूं, उसके जो खर्चे होते हैं डायरेक्ट, उनको मैं बोलता हूं रेवेक्स यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पर्पस एक जगह कैपेसिटी इनहैंस करने का है, एक जगह डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करने का। दूसरा, बेनिफिट ड्यूरेशन क्या होता है? कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो लाभ होता है उस खर्चे का, वो हमें आने वाले लंबे समय तक मिलने वाला होता है, ठीक है, तो उसको हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम उसको कैपेक्स बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, जिस भी खर्चे का फायदा हमें एक अकाउंटिंग पीरियड विद इन अ ईयर उसका खर्चा लाभ समाप्त हो जाए, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हमने रेंट लिया, तो रेंट नॉर्मली हम महीने का रेंट देते हैं, कई बार साल का भी रेंट देते हैं, कई बार 1 क्वार्टर का रेंट देते हैं, बट 10 साल का रेंट नहीं देते, ठीक है। तो इस टाइप के जो खर्चे हैं, बिजली का बिल, वो भी हमने अभी बिजली कंज्यूम की और वो यूज हो गई, ऐसा नहीं कि 10 साल का बिल हमने पे कर दिया, है ना। बट बिजली के लिए कोई हम लाइट बच जाती है यार, जनरेटर लगाना था, अब जनरेटर क्या होगा? जनरेटर में कैपेक्स होगा, बिकॉज जनरेटर से मैं साल दर साल बिजली पैदा कर पाऊंगा, ठीक है। बट वो जनरेटर में अगर मेरे को डीजल डालना है, पेट्रोल डालना है, वो क्या होगा? वो मेरा रेवेक्स हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरा डे टू डे मेंटेनेंस में जा रहा है। ऑलराइट, अगला आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हाउ डू वी ट्रीट दीज डिफरेंट एक्सपेंसेस, कैपिटल एंड रेवेन्यू।
कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, इसको हम कैपिटलाइज करते हैं। अब कैपिटलाइज का मतलब, बेग योर पार्डन, मैंने पहले भी ये वर्ड यूज किया है, बट आई शुड हैव एक्सप्लेन दिस टू यू। कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी खर्चा है उसको मैं, अब देखो मेरा प्रॉफिट कैसे निकालता हूं, जो मैंने इनकम कमाई, जो मेरे रेवेन्यूज हुए, जो भी पैसा आया उसमें से मैं जो पैसा गया उसको माइनस कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट निकल आएगा। बट कोई खर्चा ऐसा अगर है जिसको मैं अपने इनकम से माइनस नहीं कर रहा हूं और उसको मैं दूसरी जगह लेके चला जाता हूं, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। जैसे मैंने 100 रुपए के समोसे बेचे और उन समोसों की लागत 80 रुपए थी, ठीक है, तो मेरा 20 रुपए का प्रॉफिट है। बट समोसे की जो लागत है, ये 80 रुपए की लागत के अलावा समोसे तलने के लिए मैंने एक 30 रुपए की कढ़ाई भी खरीदी थी। तो अब क्या हुआ, 80 रुपए पहले ही खर्चा था, 30 रुपए का खर्चा मैं अगर और मान लूं, मैंने बेचे 100 रुपए के और खर्चा हो गया 110, तो लॉस हो जाएगा। बट क्या वो कढ़ाई मेरे इन समोसों के साथ खत्म हो गई जो मैंने इस साल बनाए? नहीं, उससे तो मैं अगले साल भी समोसे तलूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, उसको मैं खर्चे में नहीं मानूंगा, मैं उसको कैपिटलाइज कर दूंगा, मतलब उसको मैं असेट मान लूंगा और यहां प्रॉफिट एंड लॉसेस को हटा दूंगा, उसको मैं बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। उसका एक पोर्शन की कढ़ाई मेरी 3 साल चलेगी, ठीक है, 3 साल चलेगी और कितने की कढ़ाई खरीदी थी? 30 रुपए की। 30 रुपए की अगर कढ़ाई थी वो, तो हर साल 10-10 रुपए उसमें ह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो मैं उस कढ़ाई का पूरा 30 रुपए नहीं लाऊंगा, यहाँ पे उस कढ़ाई का सिर्फ 10 रुपए लाऊंगा इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। बट ये 30 रुपए जो मैंने कढ़ाई खरीदने के लिए खर्च किए, इसको मैं बोलूंगा मैंने कर दिया कैपिटलाइज, यानी इसको मैंने यहां प्रॉफिट एंड लॉस में ला करके इसको मैंने बुक कर दिया है इन माय बैलेंस शीट। दिस इज व्हाट कैपिटलाइजेशन मीन इन ब्रीफ और इन कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन द अदर हैंड आर रिकॉर्डेड इमीडिएटली। वो तो हमने जितना मैदा खरीदा, जितना आलू की फिलिंग खरीदी, जो भी चीजें खरीदी, ये सारी मैंने उठा करके अपने प्रॉफिट लॉस में बुक कर दी, तुरंत खर्चा हो गया, ठीक है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है दोनों का। तो जो मेरी कैपेक्स हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, उनको मैं बैलेंस शीट में लेके जाता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं इनकम स्टेटमेंट में लेके जाता हूँ, ट्रेडिंग में या प्रॉफिट लॉस में, वो हम देख लेंगे कहाँ पे, ठीक है। कुछ और हम डिफरेंसेस समझते हैं। इंपैक्ट ऑन कैपेसिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स मेरे बिजनेस की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। पहले एक छोटी कढ़ाई थी जिसमें मैं 100 समोसे तलता था एक साथ, मैंने बड़ी वाली कढ़ाई ले ली, इसमें 200 समोसे तलूंगा, तो ये मेरी कैपेसिटी इंक्रीज हुई। पहले मेरे पास एक माइक्रोवेव ओवन था जिसमें अगर मेरे पास 4 गेस्ट बैठे हैं, उनके लिए मैं सामान कोई भी स्नैक्स उनको सर्व कर रहा हूँ, वो मैं गर्म कर देता हूँ। गेस्ट बढ़ गए, अब मैंने एक और माइक्रोवेव ओवन लगा लिया, अब मैं एक साथ 8 गेस्ट को सर्व कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी इंहांस होगी, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होता है वो मेरी कैपेसिटी को किसी ना किसी तरह से इंक्रीज करता है, इनहैंस करता है, उसमें बढ़ोतरी करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड मेंटेन्स द अर्निंग कैपेसिटी और ऑपरेशनल लेवल। ये मेरी कैपेसिटी इनहैंस नहीं करता, ये जो भी मेरी कैपेसिटी है उसको मैं यूटिलाइज कर पाऊं। अगर कढ़ाई मेरी 100 समोसे बना रही है तो वो खाली कढ़ाई से थोड़ी बन जाएंगे, वो 100 समोसे बनाने के लिए जो मुझे सामान चाहिए, मैदा, तेल, आलू, वो सारी चीजें मेरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगी, ठीक है। तो जो कैपेसिटी इनहैंस हो रही है वो कैपेक्स, जो कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। नेचर क्या है भाई? नेचर कैपेक्स मेरा जो होता है वो नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग मतलब रिकर मतलब बार बार होना, नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होता, वंस इन अ वाइल होता है। ब्लैक सॉन इवेंट तो बहुत ही कम होती है, ठीक है, कम बारी होती है। तो जैसे एसेट, मैं बिल्डिंग रोज नहीं खरीदता, ठीक है, अभी मैंने खरीद ली, दुकान खोल दी, अब 10 साल तक मेरे को हो सकता है जरूरत ना पड़े, 15 साल तक जरूरत ना पड़े। फर्नीचर मैंने खरीदा गेस्ट के बैठने के लिए, अब हो सकता है कि 4 साल तक मेरे को जरूरत ना पड़े, हो सकता है 4 साल बाद फर्नीचर मेरा पुराना हो जाए, मैं रिप्लेस कर दूं, या मेरे को एडिशनल फर्नीचर की जरूरत पड़े, बट मैं रोज फर्नीचर नहीं खरीदता। ऑन द अदर हैंड मैं मैदा, तेल, खोया, दूध ये रोज खरीदता हूं क्योंकि मुझे रोज बनाना है इससे और बेचना है। तो कैपेक्स जो मेरा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, वो नॉन रिकरिंग होता है। ऑन द अदर हैंड मेरा रेवेक्स यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग होता है। दिन में 5 बार हो सकता है, हफ्ते में 2 बार हो सकता है, 6 महीने में 1 बार भी हो सकता है। कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आप हो सकता है 6 महीने में 1 बार खरीदते हो, ठीक है भाई। मैं केसर वाला दूध पिलाऊंगा, अब केसर हो सकता है आप लॉन्ग टर्म के लिए ले आते हो, आपका कश्मीर में कोई सप्लायर है जो आपको दे देता है, आप साल भर का केसर स्टोर कर लेते हो। तो रिकरिंग नहीं है ये, बट रेवेक्स है, क्योंकि ये कैपेसिटी इनहैंस नहीं कर रहा है आपकी, ठीक है। ये तो सामान बनाने में यूज हो रहा है, ओके। एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए हैं, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, मेजर सिस्टम अपग्रेड और सिग्निफिकेंट एडिशन टू एग्जिस्टिंग एसेट्स, ये हमारा कैपेक्स होता है। सैलरीज, रेंट, यूटिलिटी बिल्स, रूटीन रिपेयर्स, मेंटेनेंस, रॉ मटेरियल परचेज, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ऑल दिस इज कैपेक्स। और एक बीच का जो डेफर्ड रेवेन्यू हमने एक्सप्लेन किया, ऑलराइट।
तो ये हमारे खर्चे वाले साइड कवर हो गए। खर्चे को हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है मेरी बैलेंस शीट का आइटम है। रेवेक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है मेरा वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। ट्रेडिंग का या प्रॉफिट लॉस का विल डिस्कस। अब हम रिसीट्स की बात कर लेते हैं। ये तो हमने बात कर लिया जो धंधे में खर्चा हो रहा है, मेरा मिठाई की दुकान में जो पैसा जा रहा है, जो पैसा आ रहा है मेरे पास में वो कैसे हम क्या करेंगे। अब उनके दो पार्ट हैं, एक को हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट, एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। आप सारे समझदार हो, समझ गए होगे, बट मेरा तो काम है डिटेल में समझाना, क्योंकि मिठाई लाल और मैं थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं, वरना तो इजी हो जाए। ठीक है, मीनिंग क्या है? कैपिटल रिसीट का मतलब फंड्स रिसीव दैट आर नॉन रिकरिंग, यानी रोज नहीं आ रहा है। जो मेरी कैपिटल रिसीट है वो रोज मिठाई लाल अपना पूंजी नहीं लगाएंगे, रोज मैं बैंक से जाके लोन नहीं लूंगा, रोज मैं किसी दोस्त से उधार नहीं लूंगा। ये कभी मुझे फर्नीचर खरीदना है तो मैं लोन ले लूंगा, कभी मुझे कोई मेजर बिल्डिंग खरीदनी है तो सकता है मिठाई लाल पैसे लगा दे, कभी कभार होगा। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू रिसीट्स रोज होती है। रोज मैं समोसे बेचता हूँ, रोज मेरी जलेबियां चली जाती हैं, रोज नहीं लेकिन महीने में एक बार जो मैंने बाहर फूल वाला बैठा रखा है खाली जगह पर, वो मुझे रेंट देता है। तो ये बार बार होता है। जो बार बार होता है वो मेरा रिकरिंग इन नेचर है, डे टू डे है। तो फ्रीक्वेंसी भी मैंने कवर कर ली। नॉन रिकरिंग होता है मेरा कैपेक्स, कैपिटल रिसीट सॉरी, एंड रेवेन्यू रिसीट मेरी रिकरिंग होती है, डेली हो सकती है, मंथली हो सकती है, फोर्टनाइटली हो सकती है, वीकली हो सकती है, एनी फ्रीक्वेंसी, राइट। इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? असेट जो होती है, असेट मेरा दो काम, सॉरी कैपिटल रिसीट मेरी जो होती है, बेग योर पार्डन, कैपिटल रिसीट जो मेरी होती है ये मेरे दो काम करती है। ये मेरे बैलेंस शीट को अफेक्ट करती है और प्रॉफिट लॉस को या ट्रेडिंग को नहीं करती है। अब बैलेंस शीट को कैसे अफेक्ट करती है? दो तरीके से करती है। या तो कैपिटल रिसीट जो मेरी होगी वो लायबिलिटी बढ़ाएगी। अकाउंटिंग क्वेश्चन याद करो, अगर मैंने लोन लिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, अगर कैपिटल आई तो भी मेरा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट पे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। या फिर जो मेरी कैपिटल रिसीट है ये मेरी असेट्स को कम कर देगी। जैसे मैंने पुराना फर्नीचर बेच दिया तो कैपिटल रिसीट हुई। फर्नीचर मैं रोज रोज नहीं बेचता, हो सकता है 4 साल में एक बार बेच रहा हूं, है ना। तो इससे जो पैसा मिला ये मेरी कैपिटल रिसीट है, यानी इसने मेरी असेट को कम कर दिया। तो या तो कैपिटल रिसीट मेरी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी या असेट को कम करेगी। ऑन द अदर हैंड जो रेवेन्यू रिसीट होती है ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो जब भी मैं फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूं तो इसका मतलब बैलेंस शीट से हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट नहीं करता। मैं रोज समोसे बेच रहा हूं तो मेरे बैलेंस शीट में इंपैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली इसका जो प्रॉफिट है वो मेरे कैपिटल को एनहांस या डिक्रीज करेगा, दैट विल लर्न लेटर, बट मोटे मोटे तौर पे ये मेरे बैलेंस शीट को इंपैक्ट नहीं करता। ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ठीक है, कुछ एक और चीज देख लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे हमने बात कर ली, जो हमारी कैपिटल रिसीट होती है ये हमारी बैलेंस शीट में जाती है, या तो लायबिलिटी इंक्रीज करती है, एसेट को कम करती है। ऑन द अदर हैंड जो रेवेन्यू रिसीट है ये हमारी इनकम स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को में जाती है, इंपैक्ट करती है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंस से जो हमने देखा हमारे जितने रिकरिंग वाले थे, रेवेन्यू रेवेक्स हमने पढ़े थे, रेवेक्स को हम कंपेयर करेंगे रेवेन्यू रिसीट से और उससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता लगेगा। एग्जांपल, हमने समोसे बेचे, ठीक है, ये रेवेन्यू रिसीट है हमारी। समोसे बनाने के लिए जो सामान खरीदा वो हमारा रेवेक्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू इनकम यानी रेवेन्यू रिसीट को हम रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर से कंपेयर करेंगे, जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस का पता लगेगा। पर्पस क्या होता है भाई? जो कैपिटल रिसीट होती है इनका पर्पस होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या तो हम असेट खरीदने के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, या कोई लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए करते हैं कि हमने एक लोन लिया और दूसरे लोन को पे कर दिया। जबकि रेवेन्यू रिसीट जो होती है इसका हम किसमें इस्तेमाल करते हैं? रेवेन्यू जो रिसीट हमको समोसे बेच के, है ना, मिठाइयां बेच के जो पैसे आ रहे हैं, ये मोटे मोटे तौर पर हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारे मोटे मोटे तौर पे कवर हो गए। हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कवर किया और कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के बारे में बात की, जिससे आपको पता लगे कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी, कौन सी चीज ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। मिठाई लाल बैठे हुए थे, तो यार ये तो तुम बढ़िया सब डेफिनेशन समझा दिए, बट एक बात बताओ यार, जब हम ये सामान मंगाते हैं, ऋतिक से कभी मंगाते हैं, कभी कोई दूसरा देके जाता है, कभी तेल आ रहा है, कभी है ना, कभी खोया चला आ रहा है, इस पे भाड़ा भी हम देते हैं। इसको तुम बोलते हो कुछ या कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कुछ बोलते हो, फ्रेट इनवर्ड या कैरेज इनवर्ड। और जब सामान हम बेचते हैं, जैसे वो स्विगी वाला लेके जाता है, कभी जोमेटो वाला लेके जाता है ना, या कभी हमारे लड़के हैं बगल में डिलीवरी करने चले आते हैं,
उस पे जो हम पैसा देते हैं उसको तुम बोलते हो फ्रेट आउटवर्ड। तो गुरु ये तो हम समझ गए, ये बैलेंस शीट में तो नहीं जाएगा, लेकिन ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सर अभी जो है आप हो गए हो कंफ्यूज, और अभी आप पियो बैठ करके थोड़ा सा नींबू पानी, ये आपको थोड़ा सूद आउट करेगा कल की पार्टी से, है ना। इसको आप एब्जॉर्व कर लो। हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी कवर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पर इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे कि ये इनवर्ड आउटवर्ड का फंडा क्या है और क्यों है। क्या है तो हम रट भी सकते हैं, हमें बहुत लोगों ने रटाया भी है, बट क्यों है ये भी समझ लेंगे, क्योंकि जब हम क्यों समझ लेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू फॉर योर टाइम। इफ दिस हैज बीन ऑफ सम वैल्यू, प्लीज कंसीडर शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स who might thank you, and see you in next chapter. Okay, bye bye.